हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करण की केवीजीज। और आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो या चैप्टर को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फोर्स क्या होती है? फोर्स, चलो उसको जानने से पहले आपको सारी एक्टिविटीज को रिमाइंड करना पड़ेगा जो आप पूरे दिन में करते हो। सबसे पहली बात, आप दिन में करते ही क्या हो? कभी किसी चीज को मतलब पास लाने के लिए खींचते हो या दूर करने के लिए धक्का देते हो। तीसरी चीज, उठाने के लिए होल्ड करते हो एंड देन दूर करने के लिए फिर से किक कर देते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज ही तो फोर्स होती है। तो यस, if you are doing pushing, pulling, kicking, holding, anything you are doing, this is considered as a force. एक सिंपल डेफिनेशन बनती है फोर्स की, a push or pull to any object is called force. अब फोर्सेस है तो इफेक्ट तो डालना बनता ही है। तो यस, नाउ टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो भाई फोर्सेस कर सकती हैं? इनके अंदर एबिलिटी होती है कि अगर कोई चीज चल रही है तो ये उसको स्टॉप कर सकती है, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो ये उसको मूव करा सकती है, अगर किसी की स्पीड कुछ है तो ये चाहे तो इसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकती है और चाहे तो डिक्रीज कर सकती है। और चौथा पॉइंट है कि अगर ये चाहे तो उनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्सेस के अंदर एबिलिटी होती है उनकी शेप और साइज को चेंज करने की। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा कभी आपका पंखा रुका हुआ है और आप जस्ट थोड़ी सी फोर्स लगा दो कि पंखा चलने लग जाता है। तो ये क्या हुआ? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यस, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया वो चलती हुई चीज को कैसे रोक सकती है, अब वी कैन डू द सेम थिंग ना। अगर कोई बॉल आ रही है तो आप उसको कैच करके रोक ही तो रहे हो, देन आप मूव करती हुई चीज को अचानक से रोक लेते हो। दिस इज कंसीडर एज यू आर स्टॉपिंग अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपका थर्ड पॉइंट है कि फोर्स किसी की स्पीड को तेज या कम कर सकती है। बॉल के साथ भी यही हुआ था कि जब बॉल आपके पास आई थी तो आपने इमीडिएटली उसको नहीं पकड़ा था, आपने उसको स्टॉप किया। लेकिन कैसे? उसकी स्पीड को स्लो करके। उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो करी आपने तो क्या हुआ? यस, यू कैन स्लो डाउन द स्पीड और इंक्रीज भी कर सकते हो। बाई चांस अगर आप कोई चीज मूव करिए और आप थोड़ा सा धक्का दे दोगे, अचानक से उसकी स्पीड इनहेंस होने लग जाएगी। या नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। अब दिस इज वेरी सिंपल कि अगर अगेन आप प्लेइंग क्रिकेट और बॉल आपकी तरफ आ रही है तो आप बॉल को जैसे ही किक करोगे या कुछ भी करोगे, आप उसको जैसे ही बैट से किक करते हो या टच करते हो तो क्या होता है? बॉल आ इधर रही होती है लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में चल जाती है। तो आपकी फोर्स ने क्या किया? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल वी आर सीइंग एट आवर होम कि हमारी मम्मी सुबह सुबह आटा गूंथती है, देखा होगा आपने। तो आटा गूंथने में वो क्या करती है? आटे को कभी किसी साइज का चेंज कर देती है, कभी किसी का। तो आप देख रहे हो कि मम्मी ने क्या किया, हमारी मम्मियों ने, कि फोर्स लगाने की वजह से उसकी शेप को कभी रीशेप कर रही है, कभी साइज कुछ कर रही है। तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इन्वायरमेंट में देखा जाए तो जनरली फोर्सेस दो प्रकार की होती है, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। वो किसी बॉडी पे कितना एक्ट करती है उस हिसाब से हम उनका डिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज के मास को आप किलोग्राम में नापते हो, किसी चीज के डिस्टेंस को मीटर में नापते हो, उसी तरीके से आपको फोर्सेस न्यूटन में नापना पड़ेगा। दैट इज द यूनिट न्यूटन। इसकी ऐसा यूनिट होती है फोर्स की। सबसे पहली बात, फोर्सेस लगती कैसे है? कहाँ? अगर आप किसी जगह को 2 या 3 लोग मिलकर किसी चीज को धक्का दे रहे हो और सपोज दैट वो चीज उधर की तरफ जा रही है जिधर आप धक्का देना चाह रहे थे, तो क्या हुआ? आप लोगों की कुछ तो नेट फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव कर गई। अगर सोचो कोई फाइटिंग हो रही है, अगर इधर वाला बंदा और इधर वाले बंदा बिल्कुल सेम फोर्सेस लगाते हैं तो देन व्हाट विल हैपन? अगर सेम फोर्स ना तो उधर मूव हो पाएगा ना इधर। इसकी वजह से क्या होगा? नेट फोर्स कुछ होगी ही नहीं। मान लो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 5 न्यूटन का, तो होगा क्या? अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, यू हैव टू टेक लाइक ये नेगेटिव, क्योंकि फोर्स तो डायरेक्शन पे मैटर करती है। तो होगा क्या कि भैया जिस हिसाब से आप डायरेक्शन को मूव, जिस हिसाब से डायरेक्शन होगी उस हिसाब से आप नेट फोर्स निकालोगे। तो +5 एंड -5 ओवरऑल कितना होगा? 0 न्यूटन। तो आप कह सकते हो कि बैलेंस फोर्सेस का नेट फोर्स कुछ होता ही नहीं है, दैट मीन 0 होता है। और अनबैलेंस फोर्सेस, अगर इस बंदे ने 6 न्यूटन फोर्स लगाई होती और इसने खाली 4 न्यूटन, तो होता क्या? 2 न्यूटन की फोर्स की वजह से ये उधर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो कि अनबैलेंस होती है उनमें नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है। तो नेट फोर्स अगर 0 आए आपका ओवरऑल फोर्सेस से, तो आप कह सकते हो दीज आर बैलेंस फोर्सेस। और अगर आपका नेट फोर्स 0 न आए, कोई वैल्यू आती है, तो दैट मीन्स दैट विल बी कंसीडर्ड एज अनबैलेंस फोर्सेस।
नाउ फोर्सेस, उनके इफेक्ट्स और उनके बेसिकली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होने की वजह से टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। अब लॉज ऑफ मोशन मतलब मोशंस के रिगार्डिंग लॉज क्या थे, या शुरू करते हैं एक एक करके। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है किसके बारे में? इस लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया था, न्यूटन ने कहा था, इस लॉ का जो मोशन का जो लॉ है इसमें बोला गया है कि भाई अगर इन्वायरमेंट में कोई चीज मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। अगर इन्वायरमेंट में कोई चीज रुकी हुई है तो देन वो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगा दो। दैट मीन्स ये फोर्स, ये जो लॉ है रिगार्डिंग फोर्स, ये कहता है कि इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट या इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन it will remain in motion. If an object is at rest, it will remain at rest until any external force applied. तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना ही बोलता है कि कोई चीज एनवायरमेंट में रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी, या चलने वाली चीज जब तक चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको रोके या चलाए नहीं। दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हम लॉ फर्स्ट वाला पढ़ते हैं मोशन का और हम इनर्शिया नहीं पढ़े तो इनर्शिया बुरा मान जाएगा। तो लेट्स स्टडी अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया किसी भी बॉडी के अंदर आए हुए चेंज, चाहे वो उसके मोशन में चेंज हो चाहे उसके रेस्ट में, वो आए हुए चेंज को रेसिस्ट करता है। तो उसी एबिलिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एबिलिटी के, वो अपने अंदर आए हुए चेंज, चाहे उसके मोशन में चेंज आए चाहे उसके रेस्ट में, वो आए हुए चेंज को ही, जो एबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली 3 प्रकार की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक एक करके समझते हैं। अगर आपको जानना है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में तो होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कारपेट है, आपने देखा होगा कारपेट, अगर आपने कारपेट को उठाया देन क्या होगा? आपने देखा होगा कि कारपेट अच्छी तरीके से शांत बेचारा बैठा हुआ था, आपने क्या किया? कारपेट को उठाया एंड यू जस्ट बीटिंग इट। तो होगा क्या कि आप उसको जब बीट करोगे तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल निकलेंगे और आपको दिखेगा डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं लाइट के अंदर। तो हुआ क्या? वो अच्छे खासे रेस्ट में थे, आपने फोर्स अप्लाई करी, अभी क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, तो उनके जो पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट आ गया। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि एप्पल पेड़ पे लगा हुआ है, ऑब्वियसली एप्पल के पेड़ पे होगा, तो होगा क्या? एप्पल लटका हुआ था, वो रेस्ट पे था, आराम से वो अपना आराम कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया? या इन्वायरमेंट से एयर ने क्या किया? किसी ने भी उसके अंदर थोड़ा सा फोर्स लगा दिया। हम लोगों ने कुछ फेंक के मार दिया, स्टोन वगैरह, या फिर हवा तेज आने लगी, आंधी वगैरह आने लगी, तो हुआ क्या? उसके अंदर आने लगे मूवमेंट। अब अचानक से उसके रेस्ट में क्या कर दिया आपने? रेसिस्टेंस डाला है। रेस्ट के अंदर कोई रेसिस्ट जो करेगा देन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अनदर एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर कोई चीज, सपोज करो कि आप टैक्सी के ऊपर ऐसे ही बैठे हुए हो, यू आर नॉट टचिंग एनीथिंग, और टचिंग मतलब आप टच कर रहे हो लेकिन आपने कुछ रोप वगैरह से उसको पकड़ नहीं रखा बेसिकली, तो आप ऊपर हो, हुआ क्या? अचानक से टैक्सी वाला ब्रेक लगाता है, अब क्या होगा? अब सीधा टैक्सी से आगे की तरफ आ जाते हो। देन दिस इज व्हाट हैपनिंग कि भैया टैक्सी मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, फोर्स की वजह से टैक्सी तो रेस्ट में आ गई, लेकिन आपके मोशन में इनर्शिया ने रेसिस्ट किया, तो देन इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे ही आपके मोशन को रेसिस्ट किया गया, आपसे हो नहीं पाया, देन क्या हुआ? आप अचानक से आगे आके गिर जाते हो, या सामान आगे गिर जाता है। मेजरली सामान ही रखते हैं हम लोग टैक्सी के ऊपर, तो वो ज्यादातर गिर जाता है आगे। तो अगर उसको रोक से ना बांधो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी डायरेक्शन का ही कुछ होगा। अगर आप किसी मूविंग बस के अंदर हो तो होगा क्या? अगर बस वाला जैसे ही उसकी डायरेक्शन को इधर की तरफ करता है, देन आपकी अचानक से आप इस तरीके से मूव करते हो। अगर बस वाला अचानक से इधर की तरफ डायरेक्शन लेगा, अगर यह चेंज करेगा अपने डायरेक्शन को, तो आप इस तरीके से जाते हो। तो हुआ क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या हुआ? आपकी डायरेक्शन कुछ और थी, लेकिन अचानक से किसी फोर्स के अप्लाई की वजह से कुछ हुआ, तो आपकी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसके अंदर क्या हुआ? रेसिस्टेंस पैदा हुआ, रेसिस्ट पैदा हुआ, तो जिसकी वजह से होगा क्या? या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का सेकंड लॉ जानने से पहले हम लोग को मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बेसिकली फोर्स ही होती है। जब फोर्स टाइम बाउंडेड हो जाए तो उसी को तो मोमेंटम कहते हैं। इसके डिफाइन कैसे करते हैं वो सुनिए। तो मोमेंटम होता है बेसिकली, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड यू नो वेलोसिटी तो टाइम बाउंडेड होती है, तो
इस वजह से आई सेड टू यू कि वो फोर्स जो टाइम बाउंडेड हो उसी को मोमेंटम कहते हैं। द डिफाइंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। फॉर्मूला बनता है मोमेंटम को डिनोट पी से करते हैं, स्मॉल पी होगा क्या, स्मॉल पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, दैट मीन्स मास इंटू वेलोसिटी। एंड जैसे कि आपको पता है मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की ऐसे यूनिट बन जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो मोमेंटम के अंदर चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब मोमेंटम अभी हमने पढ़ा था ना पी से डिनोट करते हैं, तो अगर इनिशियल मोमेंटम को इफ आई कंसीडर पी आई एंड फाइनल मोमेंटम को मैंने पी एफ कंसीडर किया, तो ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहलाएगा क्या, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम। देन इस तरीके से होगा क्या, जो ये निकलने आ रहा है आपका एक्सप्रेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, अप्लाइड फोर्स के। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चेंज इन मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अप्लाइड फोर्स के। तो दिस इज व्हाट सेकंड न्यूटन्स लॉ आपसे कह रहा था। तो इससे एक्सप्रेशन निकलता है किसका, फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, एक्चुअली यहीं से प्रूव होता है। तो अगर आप लोगों को मैंने बोला है, अब ये तो हम लोग को डेरिवेशन वाले लेक्चर में समझ लेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल समझो सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ इतना बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। और ये अब बात करते हैं द एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसकी बात करते हैं, उसके एप्लीकेशंस की। उसकी जनरली एप्लीकेशंस है क्या, जैसे कि अगर आपके पास कोई मूविंग बॉल आ रही है तो करेंगे क्या, उसको कैच करते हैं। लेकिन आपको मैंने अभी बताया था मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी हाई है तो मोमेंटम भी हाई होगा। अब फास्ट बॉल आ रही है तो वेलोसिटी तो ऑब्वियस है उसकी हाई है, तो मोमेंटम तो हाई होगा ही। तो टू रिड्यूस द मोमेंटम हमको उस बॉल को पहले उसकी डायरेक्शन में जिधर वो जा रही होती है उस डायरेक्शन में उसको स्लो डाउन करना पड़ता है जिससे कि हम उसको पकड़े। तो इस तरीके से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं कि मोमेंटम में चेंज लाते हैं ताकि अप्लाइड फोर्स से भैया वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, यानी वेलोसिटी को रिड्यूस कर लेते हैं मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए। सेकेंड बात करते हैं भैया द केस ऑफ हाई जंपर। हाई जंपर क्या होता है, अगर कोई स्लाइड पे से यानी झूले वगैरह पे से कोई झूल रहा है या फिर कोई बहुत दूर से जंप करने वाला आ रहा है और वो जंप करके किसी जगह पे कूद रहा है, तो होगा क्या, वो अचानक से इतनी स्पीड में आके अगर कूदेगा तो ऑब्वियसली बात है, एज आई सेड वेलोसिटी ज्यादा देन मोमेंटम ज्यादा, तो उसके चोट लग सकती है पैर में। तो ऐसे सिचुएशन में या तो कुशन का प्रयोग किया जाता है तकिए वगैरह का, या कोई भी फोम जैसे गद्दे वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज जिसका इस्तेमाल करते हैं वो होती है हीप, मिट्टी सैंड की जो हीप बना देते हैं ऐसे करके। तो उससे क्या होता है, कोई अगर उस पर कूदेगा तो मिट्टी की वजह से उस पर थोड़ी सी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, और वेलोसिटी रिड्यूस होने की वजह से मोमेंटम रिड्यूस होता है और फाइनली इंसान को चोट नहीं लगती। तीसरा एप्लीकेशन है आपका कि भैया यूज ऑफ सीट बेल्ट इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के केसेस देखे होंगे कि सीट बेल्ट से प्रिवेंशन कैसे होती है, कि अब एक्सीडेंट बता के तो होता नहीं, अचानक से कभी भी होता है सडन तरीके से। तो जब सडन तरीके से एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है तब गाड़ी फुल वेलोसिटी में हो, अच्छी तरीके से उसकी स्पीड हो, तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी या तो मोमेंटम भी हाई होगा। तो इस जगह पे क्या होगा कि अचानक से अगर गाड़ी रुकेगी तो आपका सर जो है वो आगे किसी भी जगह पर टकराएगा तो आपको चोट लग सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर सीट बेल्ट होगी, सीट बेल्ट क्या होगा, आपकी अचानक से वेलोसिटी जो है उसको रिड्यूस करेगी, देन मोमेंटम रिड्यूस होगा और आप चोट लगने से बच जाओगे। अब बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन होता क्या है, एट द सेम टाइम सेकंड बॉडी एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। मींस अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई सर्टेन फोर्स लगा रहा है तो ये कहा जाता है एट द सेम टाइम सेकंड ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे उतनी ही फोर्स लगाता है। दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप दीवार को धक्का देते हो, सपोज आपने कभी दीवार को धक्का देके देखा है, तो होता क्या है, आपके जो फिंगर टिप्स होती है उसमें भी आपको देखा होगा कि ये थोड़ा सा स्लो डाउन होती है, यानी कि अंदर की तरफ झुक जाती है। क्यों भैया, आप दीवार को फोर्स नहीं लगा रहे थे, एट द सेम टाइम दीवार भी आपको फोर्स लगा रही थी। आई सेड टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन अगर लॉ किसी को कहा जा सकता है तो वो है न्यूटन का थर्ड लॉ। बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो भैया जैसे हाउ डू वी वॉक, हाउ द गन रिकॉइल्स, गन कैसे रिकॉइल करती है। थर्ड एग्जांपल है आपका कि किस तरीके से रॉकेट और आपके एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, भाई किस तरीके से शिप और बोट का मूव करना होता है,
किस तरीके से आपने देखा होगा हॉर्स पाइप चलाते समय पीछे की तरफ धक्का लगता है, या किस तरीके से हॉर्स कार्ट को पुल करता है। तो ये सारे एग्जांपल्स न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले एक एक करके एक एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल था हम कैसे मूव करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम मूव कर रहे होते हैं चीजें पीछे की तरफ जा रही होती है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर एक्शन मोशन है तो रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के है, यानी मोशन एक जो मोशन में लाने वाली फोर्स और दूसरी तरफ फोर्स जो फ्रिक्शन में, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन का काम करती है। सेकंड एग्जांपल था, आपने रॉकेट को देखा होगा कि वो जब मूव कर रही होती है तो आपने देखा पीछे की तरफ फायर रहती है, तो वो एक्शन है, तो देन उसका मूव करना रिएक्शन है। गन का रिकॉल करना देखा होगा, अगर बुलेट रिलीज होती है फ्रॉम दी गन, तो एट द सेम टाइम क्या होती है, गन भी पीछे की तरफ होती है। तो भैया हम कह सकते हैं कि अगर वो एक्शन था तो ये क्या था, रिएक्शन। हॉर्स पाइप के केस में भी सेम चीज है कि अगर आप किसी भी जगह पे, स्पेशली तब यूज होता है जब कहीं पे आग लगी हो, तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो आपने देखा होगा वो हॉर्स पाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हॉर्स पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर पानी बड़ा प्रेशर से जा रहा है, तो इमीडिएटली क्या होता है, पाइप का जो फोर्स है वो पीछे की तरफ लगता है, तो इंसान को धक्का लगता है। तो अगर एक्शन होता तो ये रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल है कि भाई आप बोट वगैरह को देखते हो, तो बोट वगैरह में आपने देखा होगा आगे की तरफ मूवमेंट होता है, तो पाइप बोल रहा हूँ, जिस तरीके से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हो तो पानी पीछे की तरफ, तो अगर मोशन एक तरफ है तो फोर्स ऑफ एक्शन दूसरी तरफ, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल, किस तरीके से हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है, वो भी आपने देखा है कि किस तरीके से हॉर्स अगर किसी कार्ट को पुल करेगा तो दैट मीन्स उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी तो ज्यादा होगा। इन दैट केस एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो आप लिख सकते हो फॉर द थर्ड इक्वेशन। लास्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे क्या पता चलेगा, नाम से ही पता चल रहा है, मोमेंटम का लॉ क्या करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए। इसका मतलब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जब दो बॉडीज एक दूसरे पर एक्ट कर रही होती हैं या उनके बीच में कोलाइजन होता है, तो जो मोमेंटम उनके बीच में कोलाइजन से पहले था वही मोमेंटम कोलाइजन के बाद रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम। तो इससे प्रूव होगा कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इससे एक और बात प्रूव होगी हमारी, क्या कि देखो भाई, ना तो मोमेंटम क्रिएट करा जा सकता है ना मोमेंट को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। लाइक एनर्जी, मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। तो ये कौन कहता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल्स आप देखते हो कि गन का देखा है आपने एग्जाम्पल, कि जब गन रिकॉइल कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी बोला था कि जब आप फायरिंग करते हो तो होता क्या है, बुलेट आगे की तरफ मूव करती है एंड गन पीछे की तरफ। तो क्या दोनों के मोमेंटम में कोई चेंज होता है? नहीं। बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, तो मोमेंटम उतना ही होता है जितना गन का मास ज्यादा लेकिन उसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, उधर के मास इनटू वेलोसिटी जो बुलेट के लिए बोला, और जो गन की मास इनटू वेलोसिटी, दे विल बी इक्वल। तो अगर ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे हमारे गन वगैरह से रिलेटेड, तो हम लोग हमेशा यही करने वाले हैं, वो ज्यादातर रिकॉइल वेलोसिटी पूछेंगे आपसे और वो हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन में कर लेंगे। तो दिस वाज द वीडियो। अगर आपने पूरी वीडियो देखी और आपकी समझ में सारे टॉपिक्स आ चुके हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल।